हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPCG 173 यानी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और असाइनमेंट, गेस्ट पेपर और नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत कम प्राइस में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं असाइनमेंट और गेस्ट पेपर परचेज करने के लिए। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप ना भूलें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे क्लास के अपडेट मिलते हैं और साथ ही सभी कोर्सेज के फ्री PDF नोट्स भी आपको वहां पे मिलते हैं। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए एवं स्वास्थ्य के किन्हीं 3 मॉडलों का वर्णन कीजिए। पहले हम जान लेते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों का ना होना ही नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और समाज के हर पहलू में संतुलित और अच्छा होना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होता है। केवल बीमारी या कमजोरी का अभाव ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता। यानी स्वास्थ्य का अर्थ क्या है कि केवल हम बीमारियों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य का अर्थ नहीं है, बल्कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ है तो वो भी एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। केवल इसमें बीमारी और कमजोरी का अभाव ही हमारा स्वास्थ्य नहीं कहलाता। इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, उसका मन शांत है और वह समाज में अच्छे संबंधों के साथ जीवन जी रहा है तो उसे स्वास्थ्य माना जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एक जो है हमारी समग्र अवधारणा है। अब हम बात करते हैं इसके मॉडल के बारे में। स्वास्थ्य के प्रमुख मॉडल कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य के प्रमुख मॉडलों की, तो स्वास्थ्य को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कई मॉडल दिए हैं। इनमें से 3 महत्वपूर्ण मॉडल हमें निम्नलिखित दिए गए हैं। तो पहला जो मॉडल है वो है जैव चिकित्सीय मॉडल। जैव चिकित्सीय मॉडल स्वास्थ्य का सबसे पुराना और पारंपरिक मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार स्वास्थ्य का संबंध प्रमुख रूप से शरीर और बीमारी से होता है। इस मॉडल में यह माना जाता है कि यदि शरीर में कोई रोग नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ है। बीमारी को शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, चोट या शारीरिक गड़बड़ी के कारण माना जाता है। यानी जो हमारा जैविक चिकित्सा मॉडल है ये सबसे पुराना मॉडल है हमारा, और साथ ही साथ ये पारंपरिक मॉडल भी है। इस मॉडल के अनुसार जो स्वास्थ्य का संबंध है वो सीधा शरीर और बीमारी से होता है। ये मॉडल ऐसा मानता है कि शरीर में सिर्फ रोग नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है, ये मॉडल ऐसा मानता है कि शरीर में अगर कोई रोग नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। बीमारी को शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, चोट या शारीरिक गड़बड़ी के कारण इसमें इन्होंने माना गया है। अगर हम बात करें इसकी मुख्य विशेषता की, तो इस मॉडल की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं ये भी जान लेते हैं। तो पहली जो विशेषता है वो है स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से होता है। इस मॉडल की पहली विशेषता है कि स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से होता है। बीमारी का इलाज दवाइयों और चिकित्सा उपचार में किया जाता है। तीसरा, डॉक्टर और अस्पताल इस मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस मॉडल की एक कमी यह है कि मानसिक और सामाजिक पहलू को अधिक महत्व नहीं देता। यानी इस मॉडल की कुछ विशेषताएं भी है और कुछ कमी भी है। कि विशेषताएं क्या क्या है कि ये स्वास्थ्य का संबंध सीधा शरीर से मानता है और बीमारी का इलाज दवाइयां और चिकित्सा उपचार से इसमें किया जाता है। डॉक्टर और अस्पताल जो है इस मॉडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस मॉडल की कमी ये भी है कि ये मानसिक और सामाजिक पहलू को अधिक महत्व नहीं देता है। तो ये था हमारा जैव चिकित्सा मॉडल स्वास्थ्य के ऊपर। अब हम जानते हैं दूसरा मॉडल हमारा कौन सा है। दूसरा जो मॉडल है हमारा वो है सामाजिक मॉडल। अगर हम सामाजिक मॉडल की बात करें तो सामाजिक मॉडल के अनुसार स्वास्थ्य केवल शरीर से जुड़ा नहीं होता, बल्कि समाज, पर्यावरण और जीवन की परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। इस मॉडल में माना जाता है कि व्यक्ति की शिक्षा, आय, रहने की जगह, स्वच्छता, भोजन और सामाजिक संबंध
उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यानी सामाजिक मॉडल जो है, इसके अनुसार क्या है, ये क्या मानता है कि स्वास्थ्य केवल हमारा शरीर से नहीं होता, बल्कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जैसे पर्यावरण में हम रह रहे हैं और जीवन की जो हमारी परिस्थितियां हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और ये मॉडल ऐसा मानता है कि व्यक्ति की शिक्षा, उसकी आय, रहने की जगह, स्वच्छता और भोजन, या फिर उसके जो सामाजिक संबंध है समाज में, वो भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक मॉडल की मुख्य विशेषता की। अगर हम इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता जो है वो है स्वास्थ्य पर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। दूसरा, साफ सफाई, स्वच्छ पानी और अच्छा वातावरण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तीसरा, सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे लोगों के लिए बेहतर जीवन परिस्थितियां उपलब्ध कराएं। यानी इसकी विशेषताएं क्या है इस मॉडल की, सामाजिक मॉडल की? सामाजिक मॉडल की जो मुख्य विशेषता है, ये स्वास्थ्य पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का प्रभाव ये मानता है कि एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का प्रभाव होता है। साथ ही साथ साफ सफाई, स्वच्छ पानी, वातावरण, ये सब भी क्या करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं। इसलिए सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के लिए बेहतर जीवन परिस्थितियां वो उपलब्ध कराएं। अब जानते हैं हमारा तीसरा मॉडल कौन सा है। तीसरा मॉडल जो है स्वास्थ्य का, वो है समग्र और बायोसाइकोलॉजिस्ट मॉडल। ठीक है, समग्र मॉडल की अगर हम बात करें तो यह मॉडल स्वास्थ्य को समझने का एक आधुनिक और व्यापक मॉडल है। यानी जो हमारा समग्र मॉडल है, ये आधुनिक मॉडल है और एक व्यापक मॉडल है। इसमें स्वास्थ्य के 3 प्रमुख पहलुओं को जोड़ा गया है। पहला जैविक, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा सामाजिक। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके विचार, भावनाएं, व्यवहार और सामाजिक संबंध भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जो समग्र मॉडल है हमारा, वो है आधुनिक और व्यापक मॉडल से संबंधित। इसने 3 स्वास्थ्य के पहलू जोड़े हैं इसके अंदर। पहला है जैविक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक और तीसरा है सामाजिक। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी विचारों पर, उसकी भावनाओं पर और उसके व्यवहार पर, और साथ ही साथ सामाजिक संबंध, यानी वो समाज में किस प्रकार के संबंध बना रहा है, ये भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं समग्र मॉडल की विशेषताओं की। तो समग्र मॉडल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये जान लेते हैं। पहली जो विशेषता है वो है स्वास्थ्य में शरीर, मन और समाज तीनों का योगदान होता है। दूसरी, मानसिक तनाव, चिंता और सामाजिक समस्याएं भी बीमारी का कारण बन सकती हैं। तीसरा, उपचार में दवाइयों के साथ साथ परामर्श, व्यायाम और सामाजिक समर्थन होना भी बहुत जरूरी है। यानी ये मॉडल ऐसा मानता है कि स्वास्थ्य में हमारा मन, शरीर और समाज तीनों का ही योगदान होता है। मानसिक तनाव, चिंता, सामाजिक समस्या भी क्या कर सकती है, बीमारी का कारण बन सकती है। उपचारों में दवाइयों के साथ साथ हमें परामर्श भी लेना चाहिए चिकित्सकों से, और व्यायाम भी करना चाहिए, और सामाजिक समर्थन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थी इस मॉडल की मुख्य विशेषता। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है, ये जान लेते हैं। स्वास्थ्य एक व्यापक और महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें केवल शरीर की स्थिति ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक पहलू भी शामिल होते हैं। विभिन्न स्वास्थ्य मॉडल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आज के समय में समग्र या बायोसाइको सोशल मॉडल को सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है। यानी स्वास्थ्य क्या है, हमारा एक व्यापक और महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये सिर्फ हमारे शरीर की स्थिति को ही नहीं दर्शाता, बल्कि ये हमारी मानसिक और सामाजिक पहलुओं को भी इसमें हमारे शामिल करता है। और स्वास्थ्य का मॉडल हमें समझने में मदद करते हैं कि स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। और आज के समय में जो हमारा समग्र मॉडल है, ये सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं पर ये जोर देता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, तनाव की अवधारणा एवं सूत्रों पर व्याख्या कीजिए। यानी कि तनाव की अवधारणा क्या है, तनाव क्या होता है, और इसके ऐसी कौन कौन से सूत्र है जिससे हम समझ सकते हैं। अगर हम तनाव की बात करें तो आज के तेज और प्रतिस्पर्धी जीवन में तनाव एक सामान्य समस्या बन गई है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण हर व्यक्ति कभी ना कभी तनाव महसूस करता है। यदि तनाव बहुत अधिक हो जाए तो ये हमारे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव डाल सकता है। इसलिए तनाव की अवधारणा और उसके सूत्रों को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं तनाव की अवधारणा।
तनाव वह मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति पर उसकी क्षमता से अधिक दबाव या चुनौतियां आ जाती है। सरल शब्दों में, जब व्यक्ति को लगता है कि वह किसी स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है, तो तब उसे तनाव महसूस होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तनाव शरीर मन की वह प्रतिक्रिया है जो किसी कठिन परिस्थिति, समस्या या चुनौती के कारण पैदा होती है, जैसे परीक्षा का डर, नौकरी की चिंता, पारिवारिक समस्या या भविष्य की अनिश्चितता। थोड़ी मात्रा में तनाव कभी कभी व्यक्ति को अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करता है, लेकिन अधिक तनाव जो होता है वो नुकसानदायक होता है। तो ये थी हमारी तनाव की अवधारणा। अब हम बात करते हैं तनाव के लक्षण। तनाव के लक्षण कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं। तनाव के लक्षण कई प्रकार से हम देख सकते हैं एक व्यक्ति में, ठीक है। जैसे बार बार चिंता और घबराहट होना, दूसरा गुस्सा या चिड़चिड़ापन बढ़ना, तीसरा नींद ना आना, चौथा सिर दर्द या थकान महसूस होना, पांचवा ध्यान लगने में कठिनाई। ये लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति मानसिक दबाव में है। तो ये थे हमारे तनाव के लक्षण। अब हम बात करते हैं तनाव के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। अगर हम तनाव के मुख्य स्रोत की बात करें तो पहला जो हमारा स्रोत है वो है व्यक्तिगत स्रोत, ठीक है। व्यक्ति की अपनी समस्याएं भी तनाव का कारण बनती है, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, आत्मविश्वास की कमी, लक्ष्य प्राप्त ना कर पाना या जीवन में असफलता। कई बार व्यक्ति अपनी अपेक्षाएं बहुत अधिक रख लेता है, जिससे उसका तनाव बढ़ सकता है। यानी जो पहला जो हमारा स्रोत है तनाव का वो कौन सा है, व्यक्तिगत स्रोत, जिसमें जो व्यक्ति है अपनी समस्याओं के कारण वो तनाव से घिर जाता है, चाहे उसकी समस्या स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आत्मविश्वास की कमी हो, चाहे लक्ष्यों को प्राप्त ना कर पाना हो या फिर जीवन में असफलता हो। ये सब क्या करती हैं, कई बार व्यक्ति की समस्या बहुत ज्यादा ये बढ़ जाती है और जिसके कारण वो तनावग्रस्त हो जाता है। और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी अपेक्षाएं बहुत अधिक रख लेता है, जिससे उसका जो तनाव होता है वो बढ़ जाता है। तो ये था हमारा व्यक्तिगत स्रोत। अब बात करते हैं हम पारिवारिक स्रोत की। तो पारिवारिक स्रोत क्या होता है, परिवार में झगड़े, आर्थिक समस्या, माता पिता का दबाव या रिश्तों में तनाव भी व्यक्ति को मानसिक दबाव में डाल सकता है। उदाहरण के लिए बच्चों पर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव भी तनाव कर सकता है। यानी पारिवारिक स्रोत भी होता है हमारा तनाव का कारण, जैसे परिवार के बीच में संबंध अच्छे ना होना, झगड़ा होना, आर्थिक समस्या या माता पिता का दबाव या किसी रिश्तों में तनाव, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, व्यक्ति के ऊपर एक मानसिक दबाव डालते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो बच्चों पर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव जो होता है उनके अंदर तनाव पैदा कर सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे स्रोत की, जो है हमारा शैक्षिक और कार्यस्थल से जुड़ा हुआ है। छात्रों के लिए परीक्षा, होमवर्क, प्रतियोगिता और भविष्य की चिंता बड़े तनाव के कारण होते हैं। इसी तरह नौकरी करने वाले लोगों के लिए काम का अधिक बोझ, समय सीमा यानी डेडलाइन और नौकरी का असुरक्षा तनाव उत्पन्न कर सकता है। यानी हमारे जो कार्यस्थल है, यानी जो हमारा कार्यस्थल है और जो हमारी शैक्षणिक स्तर जो है वो भी क्या करती हैं, एक तरीके से हमारे ऊपर दबाव डालती हैं, बोझ डालती हैं। जैसे छात्रों के ऊपर परीक्षा का बोझ या होमवर्क या प्रतियोगिता या फिर भविष्य की कोई बड़ी चिंता उन्हें सताना, जो इनके अंदर क्या करते हैं, तनाव को उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए काम का अधिक बोझ हो सकता है, ठीक है, डेडलाइन हो सकती है, नौकरी की असुरक्षा भी क्या कर सकती है, उनके अंदर एक तनाव उत्पन्न कर सकती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्रोत। सामाजिक स्रोत क्या होता है तनाव का, कि समाज में प्रतिस्पर्धा, सामाजिक अपेक्षाएं और दूसरों से तुलना भी तनाव का कारण बनती है। आजकल सोशल मीडिया के कारण भी लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम महसूस करने लगते हैं, जिससे मानसिक तनाव जो होता है वो बढ़ता है। यानी सामाजिक स्रोत भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तनाव के अंदर। किस प्रकार से, कि जो समाज के अंदर आजकल प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सामाजिक अपेक्षाएं हैं लोगों की, ठीक है, और दूसरों की तुलना सबसे मेन कारण होता है तनाव का, कि लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो दूसरों को देखते हैं, उनकी सफलता को देखते हैं और खुद को उनसे कम महसूस करने लगते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक मानसिक जो दबाव है वो लोगों में बढ़ाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। पांचवा जो हमारा सूत्र है वो है पर्यावरणीय सूत्र। इसमें क्या होता है, कभी कभी आसपास का वातावरण भी तनाव का कारण बनता है, जैसे शोर शराबा, प्रदूषण, भीड़ भाड़ या प्राकृतिक आपदाएं व्यक्ति के मन पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो पर्यावरण सूत्र भी क्या है, तनाव का कारण बन सकता है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो अंत में कहा जा सकता है कि तनाव आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हालांकि थोड़ा तनाव सामान्य है, लेकिन अधिक तनाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें तनाव के कारणों को समझकर उसे
नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। नियमित व्यायाम, समय का सही प्रबंधन, सकारात्मक सोच और परिवार मित्रों का सहयोग तनाव को कम करने में हमारी मदद करता है। तो निष्कर्ष इसका ये कहता है कि हम किस तरीके से तनाव को कम कर सकते हैं। हम नियमित व्यायाम कर सकते हैं, समय का सही प्रबंधन कर सकते हैं, सकारात्मक सोच रख सकते हैं, जिससे हम तनाव को कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है यौन स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यौन स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होने की स्थिति है, जो व्यक्ति के यौन जीवन से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने शरीर, भावनाओं, संबंधों के बारे में सही जानकारी रखे, सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार करे तथा किसी भी प्रकार के डर, दबाव या बीमारी से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी सके। तो ये था हमारा यौन स्वास्थ्य का अर्थ, जिसके अंदर हमने ये जाना कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं है यौन स्वास्थ्य का अर्थ, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी होना जो है स्वस्थ, वो एक स्वास्थ्य व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने यौन जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी उसकी वो है, जितनी भी उसकी भावनाएं हैं, संबंध है, अगर इन सब की वो क्या कर रहा है, सही जानकारी रख रहा है, ठीक है, जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, किसी भी प्रकार के डर या दबाव से वो मुक्त है, तो वो भी क्या है, स्वस्थ जीवन वो अपना जी रहा है। अगर हम बात करें WHO के अनुसार, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार यौन स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति अपने यौन जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और संतुलित तरीके से जी सके। इसमें सही जानकारी, जागरूकता, सुरक्षित व्यवहार और आपसी सम्मान बहुत जरूरी होता है। यानी WHO के अनुसार यौन स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति अपने यौन जीवन को अगर सुरक्षित रख रहा है, सम्मानजनक रख रहा है, संतुलित तरीके से वो जी रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो सुरक्षित है, जागरूक है, ठीक है, और ये सब क्या है, एक तरीके से उसके जीवन को जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब हम बात करते हैं यौन स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है। अगर हम यौन स्वास्थ्य के महत्व की बात करें, तो यौन स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि व्यक्ति को यौन स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी होती है, तो वह कई बीमारियों और समस्याओं से बच सकता है। इससे व्यक्ति के रिश्ते बेहतर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में स्वस्थ वातावरण भी बनता है। यानी यौन स्वास्थ्य का महत्व के बारे में सभी व्यक्तियों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि वो बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और समाज में एक स्वस्थ वातावरण भी वो बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं यौन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं कौन कौन सी हमें देखने को मिलती हैं। तो पहली समस्या जो है वो है यौन संचारित रोग। अगर हम यौन संचारित रोग की बात करें, तो यौन स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यौन संचारित रोग होते हैं। ये रोग असुरक्षित यौन संबंध के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे HIV, एड्स और सिफिलिस और गोनोरिया आदि। ये सब बीमारियों से शरीर कमजोर हो सकता है और स्वास्थ्य पे गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। दूसरा, अनचाहा गर्भधारण। कभी कभी सही जानकारी या सुरक्षा के अभाव के कारण अनचाहा गर्भधारण हो जाता है। यह खासकर किशोरों और युवाओं के लिए मानसिक, सामाजिक समस्या बन सकता है। इससे पढ़ाई, करियर, परिवार पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा है यौन उत्पीड़न और शोषण। अगर हम यौन उत्पीड़न और शोषण की बात करें, तो यौन स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर समस्या यौन उत्पीड़न और शोषण भी है। इसमें किसी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन व्यवहार थोपना शामिल है। इससे पीड़ित व्यक्ति को मानसिक तनाव, डर और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चौथा जो है वो है जानकारी और जागरूकता की कमी। कई बार लोगों को यौन स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी नहीं होती। इसके कारण वे गलत अवधारणाओं या अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। जानकारी की कमी से लोग सुरक्षित व्यवहार नहीं कर पाते, अपनाते और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी जानकारी और जागरूकता की कमी के कारण भी क्या होता है, कई बार गलत अवधारणाओं का, अफवाहों का वो विश्वास कर लेते हैं कई बार लोग, ठीक है। जानकारी की कमी होने के कारण लोग सुरक्षित व्यवहार नहीं कर पाते, ठीक है, और इससे क्या होता है, बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। पांचवी जो हमारी समस्या है वो है मानसिक तनाव और संबंधों की समस्या। अगर हम मानसिक तनाव और संबंधों की समस्या की बात करें, तो यौन जीवन से जुड़ी समस्याएं कभी कभी मानसिक तनाव और रिश्तों में दूरी बनाने का भी कारण बन सकती है। यदि पति पत्नी या साथी एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, तो इससे संबंधों में समस्या आ सकती है।
अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कहता है? अंत में कहा जा सकता है कि यौन स्वास्थ्य व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके लिए सही जानकारी, जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार होना बहुत आवश्यक है। यदि समाज में यौन स्वास्थ्य के बारे में खुलकर और सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो कई समस्याओं को रोका जा सकता है और लोग स्वास्थ्य तथा सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। यानी निष्कर्ष कहता है कि जो यौन स्वास्थ्य है वो व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य पर एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, अगर लोगों को सही जानकारी होगी, सही रूप से वो जागरूक होंगे, जिम्मेदार व्यवहार करेंगे समाज में, तो समाज में जितनी भी समस्याएं हैं हम उसको रोक सकते हैं, आदि बीमारियों को ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। समाज के अंदर यौन शिक्षा के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए, सही तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि लोग जागरूक बने और कई ऐसी समस्याओं को रोक सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तनाव प्रबंधन की तकनीक के रूप में योग का वर्णन कीजिए। यानी योग की जो महत्वपूर्ण है, तनाव योग जो है वो कितना महत्वपूर्ण है तनाव को कम करने में। तो चलिए जानते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के तनाव यानी स्ट्रेस से गुजर रहा है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार और प्रतिस्पर्धा के कारण मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर तनाव को समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह हमारे शरीर और मन दोनों पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐसे में योग एक प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है जो तनाव को कम करने में मदद करता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि यह शरीर, मन, आत्मा को संतुलन करने की एक प्रक्रिया है। यानी आज के समय में हर कोई व्यक्ति तनाव से गुजर रहा है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो। ये सब क्या हो रहा है, इनकी वजह से हमारे मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम तनाव का शिकार हो रहे हैं और इनको हम नियंत्रित करने के लिए योग की सहायता ले सकते हैं। योग जो है वो केवल व्यायाम नहीं होता बल्कि हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने की एक प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं कि योग का अर्थ क्या होता है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग का मतलब है शरीर, मन और आत्मा का आपस में संतुलन बनाना। जब शरीर और मन शांत रहते हैं तो व्यक्ति तनाव मुक्त महसूस करता है। ठीक है, तो योग का अर्थ क्या है? योग शब्द जो है हमारा वो संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत की युज धातु से। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग क्या करता है? हमारे मन, शरीर और आत्मा को आपस में क्या करता है? एक संतुलन बनाने का काम करता है। जब शरीर और मन शांत रहते हैं तभी व्यक्ति तनाव मुक्त महसूस कर सकता है। अब हम बात करते हैं तनाव क्या है। जब व्यक्ति किसी समस्या, दबाव या चिंता के कारण मानसिक और शारीरिक असंतुलन महसूस करता है तो उसे तनाव कहा जाता है। यानी जब व्यक्ति किसी समस्या के कारण या दबाव के कारण या चिंता के कारण मानसिक, शारीरिक असंतुलन महसूस करता है तो हम उसको तनाव कहते हैं। अधिक तनाव से हमें थकान, चिंता, नींद की कमी, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन जैसी हमें समस्याएं हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं तनाव प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है। योग किस तरीके से भूमिका निभाता है तनाव को कम करने में। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मन को शांत करता है योग और ध्यान यानी मेडिटेशन करने से मन शांत होता है। जब हम गहरी सांसें लेते हैं और ध्यान करते हैं तो दिमाग को आराम मिलता है और चिंता कम होती है। यानी योग क्या कर रहा है? हमारे मन को शांत कर रहा है। अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे हमारा मन शांत होगा। ठीक है, और हमारे दिमाग को एक तरीके से आराम मिलता है जिससे हमारी चिंता कम होती है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। योग किस तरीके से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है ये भी जान लेते हैं। योग आसन करने से शरीर लचीला और मजबूत बनता है। इससे रक्त संचार अच्छा होता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो तनाव भी हमें कम महसूस होता है। तीसरा, सकारात्मक सोच विकसित करता है। नियमित योग अभ्यास से व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति समस्याओं को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। चौथा है हमारा नींद में सुधार। योग और प्राणायाम करने से शरीर, दिमाग को आराम मिलता है जिससे अच्छी नींद आती है और अच्छी नींद तनाव को कम करने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट है भावनात्मक संतुलन बनाए रखता है। योग क्या करता है? भावनात्मक संतुलन बनाए रखता है। योग व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। इससे गुस्सा, डर और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं भी हमारी कम होती हैं। तनाव कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योग अभ्यास हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे प्राणायाम करना, जैसे अनुलोम विलोम और ब्राह्मणी
प्राणायाम करने से मन हमारा शांत होता है। ठीक है, ध्यान ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। तीसरा, योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और श्वासन आसन करने से हमारे शरीर को आराम मिलता है। चौथा है श्वास आसन। ठीक है, सॉरी सॉरी शवासन। शवासन क्या है कि यह विशेष रूप से तनाव कम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी माना जाता है। अब हम इसके निष्कर्ष की भी बात कर लेते हैं। ये जाने हमने कि तनाव को कम करने के लिए हम कौन कौन से योग अभ्यास कर सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या कहता है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो अंत में कहा जा सकता है कि योग तनाव प्रबंधन का एक सरल, प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। नियमित योग अभ्यास से व्यक्ति का शरीर, स्वास्थ्य, मन शांत और जीवन संतुलित रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करना चाहिए ताकि वो तनाव मुक्त और स्वास्थ्य जीवन जी सके।